मोलर स्पेसिफिक हीट इस प्रोसेस के लिए बताना है। ये प्रोसेस तो किसी भी वेल नोन कैटेगरी में नहीं आता, तो आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे पता करेंगे? तो देखिए, प्रोसेस चाहे जान पहचान का हो या हम नहीं भी जानते हो, तो फर्स्ट लॉ तो एप्लीकेबल है ही, dq इक्वल्स टू du प्लस dw। और dq आपने लिखा है हर एक प्रोसेस के लिए nc dt, du लिखा है n f/2r dt या n cv dt, और प्लस dw आपने लिखा है d dv। अब यदि आप n dt से डिवाइड कर दें, cv p बाई n, ये dv बाई dt, हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। ये p के बदले क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता हूं जिससे ये आसान क्वेश्चन रहे। v डिपेंड करता हुआ t पे मैंने प्रोसेस इक्वेशन दिया, करेक्शन कर लें प्लीज। तो हमारे पास ये जो डब्बा, ये जो फॉर्मूला, ये जो यहाँ लिखा दिख रहा है रिलेशन, आपको इन्हें ध्यान रखिएगा, ये 3 स्टार कर दीजिए। किसी भी प्रोसेस के लिए जिस प्रोसेस के बारे में हमारे पास कोई पहले से नाम मौजूद नहीं है, उनके लिए भी आप यदि मोलर स्पेसिफिक हीट ढूंढना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। C इक्वल्स टू CV, या इसे ऐसे लिख सकते हैं C इक्वल्स टू R बाई गामा माइनस 1 प्लस P बाई N dV बाई dt। क्यों? क्योंकि CV को आप R बाई गामा माइनस 1 भी लिख सकते हैं, या C को लिख सकते हैं F/2R प्लस P बाई N dV बाई dt, ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास C के लिखने के ये ऑप्शंस हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट यदि कभी चाहिए तो आप डिफरेंशिएशन जानते हैं, यहाँ से dV बाई dt पता कर लीजिए। dV बाई dt आपको मिल गया माइनस AB e टू द पावर माइनस BT माइनस B इंटू V, और इसको ला करके आप यदि रख देंगे इस जगह पर तो काम बन गया। आपको पता चल गया कि वैल्यू क्या होने वाला है C का। C का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? तो C का वैल्यू हो जाएगा CV माइनस B V बाई N, CV को nRT लिख सकते हैं, CV माइनस BRT भी लिख सकते हैं इसे। तो C का वैल्यू इस तरह के फॉर्मेट में पता चल जाएगा। यहाँ एक एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला आपको मिल गया, C इक्वल्स टू CV प्लस P बाई N dV बाई dt। और आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, नहीं याद रखना चाहते हैं तो फर्स्ट लॉ यूज कर लीजिएगा, आप पहुंच जाइएगा इस फॉर्मूले पर। फर्स्ट लॉ तो हर एक प्रोसेस में एप्लीकेबल है, आपने लॉ तभी कहा है इसे। पेज चेंज करूं? यस सर। आप देखिए V इक्वल्स टू A प्लस BT स्क्वायर, ये दे दिया गया हम लोगों को, और मोलर स्पेसिफिक हीट C पूछा जा रहा है। सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करें? पहले dV बाई dt पता कर लेते हैं, और फिर C इक्वल्स टू क्या याद किया था हमने? CV प्लस P बाई N dV बाई dt, CV प्लस P बाई N 2BT। तो C का ये वैल्यू पता चल गया। सर हाँ बताइए। सर ये PN अपॉन में dV बाई dt कैसा है? हाँ बहुत बढ़िया, उसके लिए पिछले पेज पे आ जाइए।
फर्स्ट लॉ से क्या लिखना जानते हैं, dq इक्वल्स टू du प्लस dw, dq के बदले nc dt, du के बदले ncv dt, dw के बदले p dv, n dt से डिवाइड कर दीजिए तो देखिए ये रिलेशन आ गया, t इक्वल्स टू cv प्लस p बाई n dv बाई dt। ओके, ओके सर। अब यहाँ चेक करिए ना, आपको यदि ऐसा कर दे v इक्वल्स टू a प्लस bp स्क्वायर और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट पूछते हो, कैसे सॉल्व करिएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, c इक्वल्स टू a प्लस bp स्क्वायर को इसको कन्वर्ट करिएगा, a प्लस b और यहाँ पर b स्क्वायर के बदले nRT बाय b का स्क्वायर, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, b माइनस a इक्वल्स टू b n स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर बाई v स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा b क्यूब माइनस ab स्क्वायर इक्वल्स टू b n स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहाँ से dv बाई dt कैलकुलेट कर लीजिए, dv बाई dt यहाँ से निकालिए, यदि निकल आता है तो ला कर रख दीजिएगा फॉर्मूले में, जो भी निकल के आए उसे, और पी वी को स्टैंडर्ड कभी भी आप यूज कर सकते हैं और ये सी आपको मिल जाएगा। मतलब वीपी का रिलेशन है तो पहला हम क्या काम करेंगे, पी को रिप्लेस करेंगे, टी के फॉर्मेट में जाएंगे जिससे कि वीटी का रिलेशन हमारे हाथ लगे, और तब डीवी बाई डी टी कैलकुलेट करेंगे और डीवी बाई डी टी रख देंगे। चेंज करूं, सर एक सेकंड सर, एक मिनट। हो गया सर। यहाँ आता है एक टर्म हीट इंजन। हीट इंजन कहता है कि ये एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा, हाई टेम्परेचर सोर्स का, सिंक का लो टेम्परेचर, और ये है हीट इंजन। हीट इंजन हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क। It converts, heat engine converts heat energy into mechanical energy। अब मैकेनिकल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर इसे मैंने कह दिया वर्क W, ये है हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स, और ये है हीट रिलीज्ड, और उनमें जो अंतर है वो वर्क मिला हमें। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्यू एब्जॉर्ब्ड जो होगा वही क्यू रिलीज और वर्क के सम के बराबर होगा। और यहाँ एक टर्म आता है इफिशियंसी, ईटा। ये क्या हो जाएगा, मान लो 30 जूल वर्क मिला और 100 जूल एब्जॉर्ब किया गया, तो हम कहेंगे W बाई क्यू एच, ये हो जाएगा इफिशियंसी। 30% इफिशियंट इंजन है। हीट इंजन सोर्स से लेता है 200 जूल और उनमें से 20 जूल जो है वो वर्क देता है, तो 20/200 गुने 100, 10% इफिशियंट इंजन कहलाएगा।
तो इफिशियंसी जो हुआ, तो इफिशियंसी कैसे सोचते हैं कि हमारे फेवर में कौन है, वर्क, और टोटल जो लिया गया है वो कौन सा, QH, तो W/QH। तो W/QH को किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इफिशियंसी देखेंगे, ये होगा वर्क डन नेट सम ऑफ हीट supplied to the system, heat supplied only, released नहीं, sum of heat supplied only to the system। ये होता है किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इफिशियंसी। टोटल वर्क डन देख लें और कितना हमने हीट दिया है सिस्टम को वो देख लें, तो वर्क बाय हीट सप्लाई। और वर्क को आप कैसे लिख सकते हो, QH माइनस QL, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले से। तो यहाँ से एक रिलेशन दिख जाता है 1 माइनस QL/QH। ये जो हीट इंजन की इफिशियंसी है, मैं ऊपर भी लिख देता हूँ, इफिशियंसी ये हो जाता है वर्क बाय QH, ये हो जाता है 1 माइनस QL/QH। और फिर डिराइव करके देखते हैं 1 माइनस TL/TH। ये जो फॉर्मूला है हीट इंजन का, इसमें मेंस में बहुत बार क्वेश्चन रहता है। पहले तो रेगुलर रहता था, अब रहता है चांस। तो जब भी हीट इंजन काम करेगा तो दो टेम्परेचर वाले रीजन चाहिए, उनके बीच में ये काम करेगा। हायर टेम्परेचर जोन जिसे सोर्स कहते हैं, वहां से हीट लेगा, कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा और रिमेनिंग जो है वो सिंक को थ्रो कर देगा। ये चेंज करूं? नो सर, पीछे, हाँ सर, 1 मिनट रखो। इस पे स्टार मार्क दे दीजिएगा, 3 स्टार। यहाँ भी 3 स्टार दे दीजिए। वर्क डन नेट अपॉन सम ऑफ हीट सप्लाइड ओनली। हीट इंजन एक ऐसा इंजन है जो हायर टेम्परेचर जोन से हीट लेगा, कुछ पार्ट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करेगा और रिमेनिंग एनर्जी को थ्रो कर देगा सिंक को। सर हो गया, कर लो। एग्जाम्पल देख लीजिए। इफ T source 127 degree centigrade and T sink 27 degree centigrade, then find efficiency of heat engine। तो सॉल्व करेंगे कैसे? इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस T लो बाई T हाई, 1 माइनस 300/400, 100/400, 1/400। परसेंटेज इफिशियंसी हो जाएगा 1/4 गुने 100, 25%। Source 227 डिग्री सेंटीग्रेड and T sink 27 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इफिशियंसी। सॉल्व करेंगे, इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T लो बाई T हाई, 1 माइनस 300/500, 200/500। परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 80%। सर आपका साउंड नहीं आ रहा। बताइए।
क्या ये एग्जांपल समझ में आ गया? हाँ सर। यस सर। ये सर टी लोअर सिंक का टेम्परेचर ही है ना सर? ये टी लोअर सर। हीट इंजन कहाँ पे काम करता है? दो टेम्परेचर रीजन के बीच। यदि दो टेम्परेचर जोन अवेलेबल नहीं है तो हीट इंजन काम नहीं करेगा। तो एक उसमें हाई चाहिए टेम्परेचर जिसे सोर्स कहेंगे, और एक लो। इफिशियंसी का भी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो 1 में जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या ऐसा लिखें कि वो निगेटिव ना आए, पॉजिटिव आए। तो 1 में क्या लिखेंगे? तो ऊपर लोअर टेम्परेचर और नीचे हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर किसका होगा? सिंक का। हायर टेम्परेचर किसका होगा? सोर्स का। कृष्णा समझ में आया या फिर से एक बार बताऊं? आगे सर अब तो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होता है कार्नोट थ्योरम। एनी हीट इंजन, मतलब बहुत तरह के इंजन हो सकते हैं, तो एनी हीट इंजन वर्किंग बिटवीन TH and TL must have efficiency its efficiency smaller than efficiency of Carnot engine working between these temperature regions. Efficiency of Carnot engine is 1 - kilo/TL। मतलब कोई भी हीट इंजन आप बनाएंगे दो टेम्परेचर के बीच काम करने वाला, तो उसकी जो इफिशियंसी होगी वो इस फॉर्मूले से आने वाले इफिशियंसी से कम ही होगी। और ये फॉर्मूला जो है किसके लिए वैलिड है? कार्नोट साइकिल के लिए, कार्नोट इंजन के लिए। तो कार्नोट थ्योरम क्या कह रहा है कि कोई भी इंजन होगा उसकी इफिशियंसी 1 - TL/TH से होता ही होगा। तो मैक्सिमम इफिशिएंट इंजन जो पॉसिबल होगा इसको टेम्परेचर रेंज में काम करने वाला, वो होगा कार्नोट इंजन। और कार्नोट इंजन एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ऐसा इंजन नहीं बनता। यदि कार्नोट इंजन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है तो सोच करके देखिए, आखिर ये इफिशियंसी कहाँ से आया होगा? तो ध्यान से समझिए, उसके लिए एक और टर्म है कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन जिस साइक्लिक प्रोसेस पर बेस्ड है उसके लिए कार्नोट सर साइकिल में, हाँ, लास्ट वाला पेज सर थोड़ा सा नोट करना सर। Carnot theorem, any heat engine working between TH and TL must have its efficiency smaller than efficiency of Carnot engine working between these temperature regions. Efficiency of Carnot engine is eta equals to 1 - TL/TH. तो जब भी मुझसे इफिशियंसी पूछता है तो हम अकल ही नहीं लगाते। देखो सीधे सीधे वो फॉर्मूला लगा देते हैं यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिमम इफिशियंसी यही हो सकता है।
हम वही बता देते हैं। इससे ज्यादा इफिशिएंट इंजन हो ही नहीं सकता, ये थ्योरम कहता है। और ये कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है ये इंजन, जिसमें दो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, सॉरी, दो आइसोथर्मल कर्व होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ वाला 1 से 2, 2 से 3 से 4, 4 से 1। यहाँ पर 1 2 3 4 जो साइकिल दिख रहा है, 1 2 3 4 1, ये है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल में ये 1 2 जो है, ये है आइसो 1 से 2, ये क्या है, आइसो थर्मल एक्सपेंशन। 2 से 3 ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। 3 से 4 ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और 4 से 1 ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो आपसे कई बार कार्नोट साइकिल 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा कौन सा है। तो कार्नोट साइकिल में 2 आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और 2 एडियाबैटिक। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, इससे बनता है कार्नोट साइकिल। इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस वाला जो इंजन, इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस पे वर्क करने वाला जो इंजन होगा, उसे हम लोग कहेंगे कार्नोट इंजन। तो आइसोथर्मल वाला जो लोअर वाला है, जहाँ कंप्रेशन हो रहा है, वहाँ है वो है किलो, और वो जहाँ टेम्परेचर, जहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, उस आइसोथर्मल का जो टेम्परेचर है, दैट इज टी हाई। अब यदि यहाँ इफिशिएंट लिखते वर्क डन बाय सम ऑफ dq ग्रेटर देन 0, तो वर्क डन नेट में हो गया वर्क डन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। और ये dq जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, वो dq 1 2, क्योंकि dq 2 3 0 है एडियाबैटिक होने के कारण, और dq 4 1 भी 0 है एडियाबैटिक होने के कारण। dq 1 2 ग्रेटर देन 0 होगा, क्यों, क्योंकि वर्क डन ग्रेटर देन 0 है। du तो आइसोथर्मल में 0 होता है। और dq 3 4 जो होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी ये जो यहाँ आप कर्व देख रहे हैं, इस कर्व में आपको लगने लगता है कि यार ये जो है हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल नहीं, ध्यान दीजिएगा। कर्व है ये, और जब सॉल्व करते हैं तो ये निकल के चला आता है 1 माइनस टी लो बाई टी एच। ध्यान से देखिएगा ना, वर्क डन जो होगा 3 4 और वर्क डन 2 3, इनमें रिलेशन होगा वो माइनस के साथ वाला। तो ये 3 4 और 4 1, 1 2 2 3 3 4 4 1, तो 2 3 और 4 1, 4 1 जो होगा वो माइनस 2 3 होगा। क्यों, क्योंकि वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या लिखते हैं, वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में लिखते हैं du के बराबर, और du क्या लिखते हैं, nRdq अपॉन गामा माइनस 1। वर्क डन होता है माइनस du,
और डी होता है nRdt अपॉन गामा माइनस 1, NCV/dt, CV हो जाता है R बाय गामा माइनस 1, nRdt। तो ये जो 4 और 1 के बीच dt होगा और 2 और 3 के बीच dt होगा, वो TH माइनस TL या TL माइनस TH होगा, वो एक जैसे होंगे। तो ये दोनों जो वर्क डन है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। W12 और W34 आप लिखना जानते हैं ऑलरेडी, और DQ W12 प्लस W34, और ध्यान दीजिएगा ये जो होता है ये W12 के बराबर हो जाएगा DQ12, क्योंकि 12 प्रोसेस जो है वो है आइसोथर्मल। तो उसमें DQ12 किसके बराबर होता है? DQ12 बराबर होता है TW12 के, क्योंकि DU12 0 है, क्योंकि वो आइसोथर्मल है। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस W34 बाय W12, और ये सॉल्व करके इस वाले फॉर्मेट में पहुंच जाता है। और वर्क डन में याद करिएगा, लिखते हैं nRT log V3 बाई V4 बाई V3, nRT log V1 बाई V4। वो देखिएगा वो दोनों बराबर आ जाएंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के प्रोसेस इक्वेशन यूज करने से। वो बराबर आ जाते हैं तो कट पीट के वो इस वाले टी वाले फॉर्मेट में पहुंच जाता है, 1 माइनस TL/TH। आपको ये डेरिवेशन में जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, या तो फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा तब पहुंच सकते हैं यहाँ, या डायरेक्ट याद रखिएगा वो बेहतर ऑप्शन। 1 माइनस TL/TH, 1 माइनस TL/TH। क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा साइक्लिक प्रोसेस में वो जो कार्नोट साइकिल है उसमें कौन कौन से प्रोसेस है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये जो आइसोथर्मल एक होगा TH वाला और TL वाला, उसको लेके हम इफिशियंसी फाइनली लिख लेते हैं 1 माइनस TL/TH। पेज चेंज करूं? नो सर, अभी तो लिखना शुरू किया है। कार्नोट साइकिल कहता है दो आइसोथर्मल प्रोसेस वहां साइकिल में मौजूद है और 2 एडियाबैटिक। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तीसरा है आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। पॉजिटिव DQ केवल 1-2 वाला होगा, जो W12 के बराबर होगा। W23 और W41 जो है, एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा, एक एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, इसलिए दोनों का फॉर्मूला से वर्क डन देखेंगे एक जैसा हो जाएगा। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, सम 0 हो जाएगा। W12 प्लस W24 बाय W12, W34 बाय W12। यहाँ ध्यान दीजिएगा 4 बाय W1। सर हो गया। यहाँ आता है एक रिवर्स हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर। ये रिवर्स हीट इंजन क्या करता है? फ्रिज के भीतर से हीट लेता है, लो से हीट लेता है, कुछ उस पे वर्क करता है और टेम्परेचर बढ़ाकर हाई को दे देता है। ये जो वर्क होगा वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके हमें मिले, जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा बिजली की खपत। रेफ्रिजरेटर जब भी देखते हैं तो सॉकेट बिजली वाला, वहां हमें वायर कनेक्ट करना पड़ता है रेफ्रिजरेटर का, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा।
वही वर्क कहलाएगा। क्या होगा, लोअर टेम्परेचर रीजन से हीट लेगा, फिर बिजली एनर्जी खपत करके उस हीट को, उसका टेम्परेचर राइज करके रेफ्रिजरेटर रूम में उस हीट को रिलीज कर देगा। तो भीतर में लोअर टेम्परेचर है, वो सिंक जिसे कहते थे पहले, अब वहां से वो एनर्जी लेगा। अब के लिए वो सोर्स हो गया, बिजली खपत करके उसका टेम्परेचर राइज करेगा और फिर रूम में जहाँ भीतर से ज्यादा टेम्परेचर है वहां उसे रिलीज कर देगा। तो जिस रूम में ये रेफ्रिजरेटर रखेंगे, उस रेफ्रिजरेटर के पीछे टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, कारण वो रिलीज कर रहा है रेगुलरली हीट। अब यहाँ पर इफिशियंसी नहीं यूज करते हैं, टर्म है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसके लिए बीटा सिंबल यूज किया गया है। बीटा इक्वल्स, ध्यान से देखिए, यदि ज्यादा हीट लिया जाए इसका मतलब रेफ्रिजरेटर अच्छा काम कर रहा है, और बिजली का बिल कम आए इसका मतलब रेफ्रिजरेटर बहुत बढ़िया है, मतलब परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर की बड़ी अच्छी कहलाएगी। तो क्या कर रहे हैं, QL/W कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। और QL क्या होता है, तो QL को आप रहने देते हैं, QW को यदि हम QL को यूज करके W लिखें तो ये होगा QH माइनस QL। QH से यदि हम डिवाइड कर दें तो QL/QH 1 माइनस QL/QH। याद करिए, नीचे जो है उसी टेम्परेचर रेंज में काम करने वाला वो ईटा याद आ गया, और ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा। तो परफॉर्मेंस जो बीटा होगा और उसी टेम्परेचर रेंज में कम काम करने वाला जो हीट इंजन का इफिशियंसी है, उनमें ये रिलेशन आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। QL प्लस W किसके बराबर होता है, QH के। तो W किसके बराबर हो जाएगा, QH माइनस QL के। एनर्जी कंजर्वेशन देखिए। अच्छा, रेफ्रिजरेटर कौन सा कहलाएगा, जो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन जिसका मिनिमम हो। W कम करेंगे तो बीटा ज्यादा होगा, W को डिनोमिनेटर में रखें। और जो फ्रिज के भीतर से ज्यादा हीट कलेक्ट करके बाहर लाए, अच्छा रेफ्रिजरेटर कहलाए। ऊपर में QL होगा, QL/W हो गया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। और बीटा का ईटा से यदि रिलेशन देखना चाहते हैं, QH से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 1 माइनस QL/QH ईटा था, इसी टेम्परेचर रेंज में काम करने वाला जो हीट इंजन होता उसकी इफिशियंसी। और ऊपर में आ गया QL/QH के बदले 1 माइनस ईटा। सर हाँ बताएं। सर एक बार फिर से बता दो, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहाँ TH से TL के बीच जो काम कर रहा था उसे आपने क्या कहा, जो हाई से एनर्जी लेता था, कुछ मैकेनिकल वर्क देता था और रिमेनिंग एनर्जी लो को भेज देता था, उसे क्या नाम दिया आपने, हीट इंजन। इसकी इफिशियंसी कैसे डिसाइड किया आपने, कि वर्क ज्यादा मिलेगा तो अच्छा इंजन, और कम हीट लेके ज्यादा वर्क दे दे तो बहुत अच्छा इंजन। तो इसे कहते थे इफिशियंसी। और W के बदले में क्या लिखते थे, QH माइनस QL बाई QH। तो ईटा कितना आ गया था, 1 माइनस QL बाई QH, जिससे कार्नोट साइकिल के लिए आपने लिख दिया था 1 माइनस TL बाई TH। अब यदि यहाँ पर कहानी बदलते हैं,
ये क्या करता है, इधर TL TH तो है, लेकिन ये हीट लो वाले रीजन से लेकर कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके टेम्परेचर उसका बढ़ाकर हाई वाले को रिलीज कर दे। इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, अब हीट इंजन नहीं, रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस कैसे अच्छी मानी जाएगी, यदि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कम कंज्यूम करे, W कम से कम करना पड़े। अच्छा ये बताओ, हमारे रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है ना, कई बार कहते हैं कि कंप्रेसर खराब हो गया। यस यदि सर। रेफ्रिजरेटर का कह लें तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट वही होता है। तो कंप्रेसर जो है वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया जाता है। जो भीतर आप कोई सामान रखते हैं फ्रीजर में या फ्रिज में, वहां से हीट एब्जॉर्ब किया गया और उसको हमें बाहर फेंकना है। तो भीतर टेम्परेचर है 8 डिग्री और बाहर टेम्परेचर है 18 डिग्री। 8 डिग्री से 18 डिग्री अपने आप तो हीट आएगा नहीं, तो 8 डिग्री से हीट लिया, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करके उस 8 को मान लो 28 डिग्री बना दिया। अब फिर चाहे तो अब 18 डिग्री पे उसे रिलीज कर दो, रूम में रिलीज कर दो। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, कंप्रेसर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है और फिर लोअर रीजन से आए हीट का टेम्परेचर बढ़ाकर रूम में हम उसे रिलीज कर देते हैं। तो W यदि कम करना पड़ा मतलब बिजली बिल कम आएगा, मतलब अच्छा रेफ्रिजरेटर कहलाएगा। और लो वाले रीजन से ज्यादा हीट यदि इसने एब्जॉर्ब करके बाहर फेंका है, इसका मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है रेफ्रिजरेटर की। तो QL/W रखेंगे आप, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस QL/QH-QL आप लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप देखेंगे QL और W मिलकर QH के बराबर होगा। अब आप मुझे बताइए, यदि QH से डिवाइड करें तो QL/QH अपॉन 1 माइनस QL/QH, नीचे ये ईटा और ऊपर 1 माइनस ईटा, यहाँ आया कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा। इन दोनों का यहाँ रिलेशन दिख रहा है। एक फॉर्मूला ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का आपको ध्यान रखना है। क्या इसको फिर से एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गया अब। अच्छा बताइए, आपसे कहा जाता है T लो है 27 डिग्री और TH है 127 डिग्री, और यहाँ इसके बीच काम कर रहा है कोई रेफ्रिजरेटर, उसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे बताएंगे? तो पहले हमने क्या कैलकुलेट करना चाहिए, यहाँ पहले ईटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 माइनस 300/400, ये हो गया 1/4। और फिर बीटा लिख लेते हैं, 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, 1 माइनस 1/4 अपॉन 1/4। ये कितना हो जाएगा, 3/4 अपॉन 1/4। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा 3। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। पेज चेंज करूं? यस सर। यहाँ आता है
second law of thermodynamics. Statement 1. Ideal heat engine or 100% efficient engine, heat engine is not possible. मतलब ऐसा हीट इंजन नहीं हो सकता जो हीट ले और पूरा का पूरा वर्क में बदल दे और QL 0 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये स्टेटमेंट 1 कहता है सेकंड लॉ के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है आइडियल रेफ्रिजरेटर, मतलब बिना बिजली खपत किए काम करने वाला रेफ्रिजरेटर इज नॉट पॉसिबल, मतलब बिजली का बिल आए ना और लो से एनर्जी ले ले और हाई वाले को दे दे बिना वर्क के, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट 2 है। एक को कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट कहते हैं और एक को क्लॉसियस स्टेटमेंट कहते हैं। नाम वाम मुझे ज्यादा याद नहीं रहता। आप केवल ये ध्यान रखना ना कि हीट इंजन आपने पढ़ा, ऐसा हीट इंजन नहीं बन सकता जो 100% इफिशिएंट है। ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बन सकता जो बिना बिजली का बिल दिए काम करता रहे, आइसक्रीम बना बना के आपको खिलाता रहे। ये 2 स्टेटमेंट हो गया, इन्हें सेकंड लॉ कह रहे हैं। चेंज करूं पेज? यस सर। Ideal heat engine or 100% efficient heat engine is not possible. Ideal refrigerator is not possible. और आ जाता है पॉइंट 1, स्टेटमेंट। इसी में तीसरा तरीका होता है entropy of isolated system will never increase. Entropy of isolated system will never increase. अब ये एंट्रोपी क्या है ये तो मैंने बताया ही नहीं आपको। तो एंट्रोपी जो है इसके लिए टर्म डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। एंट्रोपी क्या होता है? डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। एंट्रोपी होता है डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम। आप मुझे बताओ, एक है आइस, इसको कन्वर्ट करके आपने बदल दिया है, इसे कर दिया है वाटर, और इसी को आपने बदल दिया, बना दिया स्टीम। एंट्रोपी किस में ज्यादा होगा? यहाँ एंट्रोपी है S1, यहाँ है S2 और यहाँ है S3। एंट्रोपी किस स्टेट में ज्यादा दिखेगा? आइस के स्टेट में या वाटर के स्टेट में या स्टीम के स्टेट में? किस स्टेट में भाग दौड़ ज्यादा है मॉलिक्यूलों का? किस स्टेट में ये डिसऑर्डरनेस ज्यादा दिख रही है? आइस वाले स्टेट में या वाटर वाले? ST
तो स्टीम का डिसऑर्डरनेस ज्यादा, वाटर का कम और आइस का सबसे कम। तो इसे फील करिए, डिसऑर्डरनेस का सीधा सा मीनिंग। कमरे में अच्छे बच्चे की तरह आप लोग बैठे हुए हैं तो डिसऑर्डरनेस अभी कम है। वहां पर यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाए तो भागदौड़ आपकी बढ़ जाएगी, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा। तो डिसऑर्डरनेस को आप फील कर सकते हैं, और डिफिनीशन एस कैलकुलेट करने का अपने पास नहीं है। स्टीम वाले स्टेट में डिसऑर्डरनेस बताओ, ऐसा कोई रूल नहीं है। डिफिनीशन क्या है अपने पास? डिफिनीशन है चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी कैसे डिफाइन किया गया है? dq बाई टी, और उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये तो देता है फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में केमिस्ट्री में ज्यादा पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स में कम आते हैं। लेकिन एक रफ आइडिया तो चाहिए हमें, क्योंकि कभी कभी टच करता है। जैसे आपसे यदि कोई कहता है डेल्टा एस हमें बताओ चेंज इन एंट्रोपी आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए तो सब प्रोसेस के लिए dq बाई टी है, और आइसोबारिक के लिए dq कैसे लिखते हो? n cp dt बाई टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। याद करो एनसीपी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर दोगे तो ln आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ln टी फाइनल माइनस ln टी इनिशियल, ln टी फाइनल बाई टी इनिशियल। तो ये हम लोगों ने देखा। यदि डेल्टा एस आइसोकोरिक होता तो ये क्या लिख देते? dq बाई टी। dq क्या लिखते हैं? ncv dt बाई टी। ये क्या हो जाता? ncv ln टी फाइनल बाई टी इनिशियल। ऐसे अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग ds को लिखने की सोच सकते हैं। डेल्टा एस आइसोथर्मल के लिए यदि हम देखेंगे dq बाई टी, तो dq dw के बराबर होता है dw बाई टी, और dw लिखते हैं nRT ln v फाइनल बाई v इनिशियल बाई टी। टी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में वैसे ही रहेगा, तो टी और टी कैंसिल आउट हो गया, ये आइसोथर्मल आ गया डेल्टा एस। तो अलग अलग प्रोसेस में इंट्रोपी चेंज ऐसे आप देख रहे हैं। इंट्रोपी चेंज के लिए डिफाइंड है ऐसे, कहाँ से आया कैसे आया ये नहीं बात कर रहे, ये ऐसे डिफाइन किया गया dq बाई टी। यदि t कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, dq dw के बराबर हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस होने पर, क्योंकि du 0 होता है, और dw आप अलग से pdv डिराइव कर चुके हैं nRT log v फाइनल बाय v इनिशियल। tt कैंसिल आउट हो गया, nr v फाइनल बाय v इनिशियल, nr log v फाइनल बाय v इनिशियल। ये हो जाएगा डेल्टा एस आइसोबारिक। डेल्टा एस आइसोथर्मल। आइसोबारिक चाहिए तो एनसीपी dt बाई टी, आइसोकोरिक चाहिए तो एनसीवी dt बाई टी। तो इंट्रोपी चेंज जो है, इंट्रोपी कभी भी आइसोलेटेड सिस्टम का डिक्रीज नहीं, या तो स्थिर रहेगा या समय के साथ वो बढ़ेगा। डिसऑर्डरनेस, पूरे यूनिवर्स का डिसऑर्डरनेस बढ़ता जाता है समय के साथ। तो एक आइडिया ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंट्रोपी है डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस बढ़ गया तो डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। डिसऑर्डरनेस यदि किसी सिस्टम का घटता दिख रहा होगा तो उसके सराउंडिंग्स का डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, क्योंकि आपको क्या बताया गया, आइसोलेटेड यदि होता तो घटता ही नहीं। यदि वो इंटरेक्ट कर पा रहा है इन्वायरमेंट के साथ, तो यदि सिस्टम का इंट्रोपी कम हुआ है तो इन्वायरमेंट का इंट्रोपी बढ़ गया होगा। टोटल इंट्रोपी कभी भी हम देखेंगे तो वो इंट्रोपी मतलब डिक्रीज कहीं नहीं होगा आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स का भी डिक्रीज नहीं होगा। इंट्रोपी चाहिए तो dq बाई टी इंटीग्रेट कर देंगे। dq फर्स्ट लॉ से भी लिख सकते हैं, du प्लस dw बाई टी करके भी निकाल सकते हैं। पेज चेंज करूं?
यस सर। यस सर। यहाँ आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताया जा रहा है। ये TA, TB, TC. If TA equals to TB and TB equals to TC, then TA equals to TC. ये कहलाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यदि A का टेम्परेचर B के जैसा है और B का टेम्परेचर C के जैसा है तो A का टेम्परेचर C के जैसा होगा। अरे सर ये कौन सा लॉ हुआ? ये तो वैसे ही हम जानते हैं। अरे ये B का दोस्त है, B C का दोस्त है, तो ये C दोस्त हो, ये जरूरी थोड़े ना होता है। लेकिन टेम्परेचर के लिए थर्मोडायनामिक्स में जरूरी है A B एक जैसे टेम्परेचर पे, B और C एक जैसे टेम्परेचर पे, तो A और C भी एक जैसे टेम्परेचर पे होगा। इस लॉ को बाद में सोचा गया, लेकिन ये बहुत एलिमेंट्री था। फर्स्ट लॉ से पहले हम क्या कह सकते थे? तो जीरोथ लॉ। सर क्या अगला लॉ -1 लॉ बनाएंगे ना? बात नहीं। अपर्णा, zeroth law of thermodynamics. If TA equals to TB, तो यदि कोई पॉइंट यहां तक आप लेकर के आ गए, तो वापस चल के एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं। ग्राफ कन्वर्जन। थैंक यू। मुझे ये बताइए, आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है, ये ABCD PV ग्राफ है, और आपसे कहा गया कि इसका PV ग्राफ कैसा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए काम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में कैसे काम करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन में काम करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट बीच में लेते हैं ये, और ए बी प्रोसेस का नाम सोचते हैं। ए बी प्रोसेस कैसा प्रोसेस? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक तो ऐसे ही बनेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। और बी या तो ऊपर देंगे इस लाइन पे या नीचे। ए से बी में यहाँ हमने क्या देखा? प्रेशर इंक्रीज हुआ और V कांस्टेंट था, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ होगा। क्यों? क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT होता है, और V कांस्टेंट हो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाता है। तो यदि A से B में प्रेशर बढ़ा है तो A से B में टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो B हमने कहाँ ले लिया? ऊपर ले लिया। A से B तक चले आए। हमने A बीच में इसलिए लिया था कि यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन। अब B से C वाले प्रोसेस के बारे में सोचो। B से C वाले प्रोसेस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और आइसोबारिक प्रोसेस है। तो टीवी ग्राफ में आइसोबारिक कैसे बनता था? तो टीवी ग्राफ में आइसोबारिक ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन होता था। सर आपको कैसे पता? PV इक्वल्स टू nRT। आइसोबारिक V इक्वल्स टू nR बाई PT। ये क्या हो जाता है? Y इक्वल्स टू mx जैसा हो जाता है, या T बराबर P बाई nRV। y इक्वल्स टू mx हो गया। ये y इक्वल्स टू mx हो गया, ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन हो गया।
अब बी से सी के लिए सोचते हैं, बी से सी के लिए सोचते हैं। तो बी से सी में हमने क्या देखा, वॉल्यूम बढ़ा। सी दो ऑप्शन थे, या तो इधर आता या उधर जाता ऊपर। तो ऊपर क्यों लेते गए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो ऊपर जाएंगे तो ये राइट साइड की तरफ देखिए ना, ऐसे वॉल्यूम बढ़ा होगा, तभी तो ऊपर जाने में वॉल्यूम बढ़ा हमें मिला। अब सी से डी वाले को सोचते हैं। सी से डी वाला फिर से देखिए कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक वर्टिकल लाइन बनेगा, वर्टिकल लाइन बना। अब या तो डी ऊपर होगा या नीचे, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होना है तो कहीं नीचे ही होगा। अभी मार्क मत करना। डी और ए कैसा प्रोसेस है, तो डी और ए प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबारिक ओरिजिन से जाने वाला है, ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन बना दो। तो यहाँ पर हो गया डी, और यहाँ आ गया हम लोग ए पे। ए बी सी डी हमें दिखने लगा। सर इसमें ग्राफ कौन सा है अपना, अरे यार ग्राफ कौन सा है, तो क्या मतलब, ये ग्राफ हो जाएगा ये वाला। क्या एक बार और समझाऊं ये ग्राफ बनाना? नहीं सर, हो गया। हो गया सर। वृंदा, सर आ गया। एक बार आप इस ग्राफ को देख लीजिए। ए बी सी डी, ये भी और ये पी, ये आइसोथर्म और ये भी आइसोथर्म। बताइए तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे वीटी ग्राफ में? ना शुरू करें पॉइंट लेकर के चारों तरफ जा रहा से आइसोकोरिक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। ए से बी में प्रेशर बढ़ा, आइसोकोरिक है तो टेम्परेचर बढ़ा होगा, तो बी आगे आएगा। बी से सी आइसोथर्मल, आइसोथर्मल तो वर्टिकल लाइन बनेगा। बी से सी में वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर कम हुआ होगा। अच्छा सोलो, वॉल्यूम बढ़ा तो ऊपर गया होगा, सी ऊपर आ गया। सी से डी कैसा प्रोसेस है, तो आइसोकोरिक, तो हॉरिजॉन्टल लाइन बना होगा। और अब यदि मुझे देखना है तो डी लेफ्ट साइड में कहीं आएगा, और डी क्योंकि साइकिल कंप्लीट होना है, राइट साइड ले लोगे तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा साइकिल। और डी से ए में देखेंगे तो फिर से वो है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एबीसीडी ग्राफ बन जाएगा। क्या इसे एक बार और एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आ गया। कृष्णा, आ गया सर। परम आश्चर्य, तो जितने अच्छी तरह कह रहे हो आ गया, मतलब बहुत अच्छा काम हो गया फिर तो। सर ऐसे ग्राफ वालों में एडियाबैटिक वाले भी आएंगे क्या? यहाँ पर आपसे कहा गया कि वॉल्यूम वी नॉट से वी नॉट बाई 2 करते हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस से, एक एडियाबैटिक प्रोसेस से कंप्रेस करके, और एक आइसोबारिक प्रोसेस से कंप्रेस करके। फाइनल प्रेशर किस केस में सबसे ज्यादा होगा? एक जैसे मोल थे तीनों डब्बों में, इनिशियल स्टेट सेम था। बताइए तो, वी नॉट से वी नॉट बाई 2 कर रहे हैं, सेम मोल है, सेम गैस है, 3 डिब्बे में। एक पर प्रोसेस है आइसोबारिक, एक का आइसोथर्मल और एक का एडियाबैटिक। किस प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा? इन दोनों में 2 और 3 में आइसोथर्मल कौन कहलाएगा?
2 और 3 में आइसोथर्मल कौन कहलाएगा और एडियाबैटिक कौन कहलाएगा? सर सेकंड वाला आइसोथर्मल। परफेक्ट। कैसे पता चला? स्लोप से। हाँ, एडियाबैटिक का ज्यादा स्लोप होता है। अब बताइए तो किसका फाइनल प्रेशर ज्यादा होगा? तो P3 सबसे ज्यादा दिख रहा है। यदि वॉल्यूम को आपने हाफ किया और प्रोसेस कई आपके सामने है, तो जो मैक्सिमम फाइनल प्रेशर होगा वो किस केस में होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन में होगा। फाइनल प्रेशर किसमें होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पर चेक करिए, पीवी ग्राफ है, V0 से 2 V0 करते हैं या V0 से 3 V0 करते हैं। आइसोथर्मल, आइसोबारिक और एडियाबैटिक प्रोसेस से 1 2 3 इनमें del U1, del U2 और del U3 में कौन सबसे बड़ा होगा, कौन सबसे छोटा होगा, ये बताना है। बताइए आइसोथर्मल किसको कहें, 2 या 3 को? आइसोथर्मल किसको कहें? सर सेकंड वाले को। हाँ, और लास्ट वाला ज्यादा स्लोप एडियाबैटिक और ये आइसोबारिक। अब बताना है del U1, del U2, del U3 में कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा ध्यान से सुनिए, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, del U2 डेल्यू 0 होगा 0। और del U जो लिखते आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ते मैंने देखा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। आइसोबारिक में del U ग्रेटर देन 0 होगा और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव है तो del U क्या हो जाएगा? 3 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि dq 0 होता है। dq बराबर लिखते हैं du प्लस dw। dw ग्रेटर देन 0 है। क्यों? क्योंकि वर्क डन वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है कंटिन्यूअस, तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव होगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इन तीनों में कौन सबसे बड़ा? del U1 सबसे बड़ा, del U2 उससे छोटा और del U3 सबसे छोटा। सर हाँ बताइए। सर एक बार फिर बताना डेल्यू 3 नेगेटिव क्यों था? अच्छा ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस जो है, एडियाबैटिक प्रोसेस बताओ क्या होता है कंडीशन? डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। डेल्टा क्यू 0, इसका मतलब du प्लस dw 0 और dw ग्रेटर देन 0 सिंस v इंक्रीजिंग, अच्छा ठीक है तो सर, ठीक du है। लेस देन 0। अच्छा आइसोथर्मल में देखो P क्या होता है? कांस्टेंट, तो डेल्टा U क्या हो गया? 0। 0। और आइसोबारिक में P कांस्टेंट, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, V इंक्रीजिंग, T इंक्रीजिंग, तो डेल्टा U जो लिखते हैं NCV/dt वो भी इंक्रीजिंग, तो डेल्टा U ग्रेटर देन 0। सर हाँ बोलो। सर U3 में सर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर भी तो बढ़ रहा है। ये एडियाबैटिक है, इसे ध्यान से देखो। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा ये बताओ? ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0? सर पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है। और dq क्या होता है? डेल्टा U एडियाबैटिक प्लस W 0, तो du प्लस dw 0 हुआ, dw ग्रेटर देन 0 है तो du को क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। क्यों लेस देन 0 होना पड़ेगा? टोटल 0 होने के लिए। हाँ, तो नेट 0 कैसे होगा? एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा। पूछो आइसोथर्मल में du 0 क्यों हुआ? सर नहीं पूछे थे सर आगे। और डेल्टा U ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ आइसोबारिक में? पता है सर। तब हो गया काम। यस सर।
यहाँ इस डायग्राम को देख के बताओ तो इस प्रोसेस में वर्क डन को क्या कहना चाहिए हमें, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। ये वीपी ग्राफ है, सेमी सर्किल। क्या लगता है वर्क डन सर जीरो कह दूं? पॉजिटिव सर। क्यों? सर इसका एरिया बनाएंगे ना सर नीचे तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले का ज्यादा वो बीसीसी वाले का। जो है ये लेस देन, वर्क डन वीपी जो है ग्रेटर देन जीरो, एरिया अंडर पीवी कर्व, ये वर्क डन होता है। तो जब आप बात कर रहे थे एक तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ये तो निगेटिव वाला वर्क डन होगा, और एक आप बात कर रहे थे यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, ये तो पॉजिटिव वाला वर्क डन होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नीचे तो जीरो हो गए। एबीसी के लिए जब वर्क डन लिखोगे, वर्क डन एबीसी एरिया इनसाइड हाफ सर्किल, एरिया इनसाइड हाफ सर्किल बाय R1 R2 by 2। R1 R2 क्यों कहते हो, R स्क्वायर क्यों नहीं कह देते हो? लफड़ा है यार। V0 by 2, ये P0 2 P0। एक तो डायमीटर यहाँ दिखेगा और एक रेडियस यहाँ दिखेगा, तो डायमीटर का आधा कर लो और रेडियस दोनों का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। क्योंकि हम जब वर्क डन लिखते हैं ना, तो वर्क डन में दोनों के यूनिट लेंगे तभी तो प्रोडक्ट मिल करके वर्क का यूनिट बनेगा। तो R1 R2 लेना पड़ेगा। तो V0 माइनस V0 by 2 ये रेडियस R1 होगा, और 2P0 माइनस P0 by 2 रेडियस R2 होगा। पाई R1 R2 by 2 कर देंगे तो ये ABC। हाँ बोलो फिर से। सर ये पाई आर नॉट ये समझ नहीं आया सर। अच्छा मुझे बताओ, इसका एरिया निकालना है तो क्या लिख दें, पाई R स्क्वायर बाई 2 लिख दें, या वो भी ना लिखें? सेमी सर्किल का एरिया हाँ इनसाइड सर। पता है ना? यस सर। आर कौन से एक्सिस का लोगे, पी वाले एक्सिस का या भी वाले एक्सिस का? कोई इसका ले लीजिए सर, दोनों सेम ही तो है सर। बढ़िया, क्या दोनों सेम है? कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे? नो सर दोनों का सेम है? तो सर दोनों सेम नहीं होगा तो वो सर्कल कैसे बन जाएगा? अरे बालक, यूनिट सेम है दोनों के। नो सर यूनिट सेम नहीं। हाँ सर। तो यूनिट जब दोनों आपको चाहिए तो क्या करोगे आप? R1 R2 करेंगे। R1 R2 R1 R2 करोगे, और क्या करोगे? सर फिर आप सेमी सर्किल मत लिखो भाई, ज्योमेट्रिकली वो लेंथ सेम दिख रहा है लेकिन यूनिट तो अलग अलग हो गए ना। यूनिट अलग अलग हाँ सर। हो गए तो R1 R2 बोल रहा हूँ, तो इसमें दुख करने वाली कौन सी बड़ी बात है? अच्छी बात यह है कि आपको ये पता चल गया कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, ये बड़ी अच्छी बात है। और वर्क डन निकलेगा कैसे, तो ये पाई R1 R2 by 2 से निकलेगा। तो सर क्या सर्किल दिखेगा, तब भी आप कहोगे कि पाई R स्क्वायर ना लिखो वर्क डन के लिए। ये पॉजिटिव वर्क डन होगा यदि साइकिल क्लॉकवाइज है। ये वर्क डन साइकिल का यदि देखेंगे तो पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज साइकिल के लिए, और पाई R स्क्वायर नहीं कहना, पाई R1 R2 कहना। फिर से पूछो मुझसे, सर पाई R1 R2 क्यों होगा जब सर्किल दिख रहा है? क्योंकि यूनिट तो अलग अलग हो जाएंगे। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कभी भी इनके सेम थोड़े ना होंगे, तो दोनों के यूनिट उठा के प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा। तो यहाँ आपको जो सर्किल दिख भी रहा है, इसको एलिप्स की तरह देखिए। तो ध्यान रखिएगा, देख के सर्किल लग भी रहा है फिर भी इसे एलिप्स समझिए। और एलिप्स का एरिया याद रखिएगा ना, पाई R1 R2, पाई ये भी होता है एलिप्स का एरिया। सर कैसे लाओगे आप? अरे एरिया अंडर द कर्व एक्स का एलिप्स का इक्वेशन लिख के कैलकुलेट करके देख लेंगे, आ जाएगा पाई R1 पाई ये भी। यहाँ बताओ तो तुरंत में
ABCD प्रोसेस को ध्यान से देखो। DQ जो है BC प्रोसेस में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा? तो कैसे सोचें? तो B से C, P कांस्टेंट, P कांस्टेंट तो DQ लिखते हैं NCPDT, DT ग्रेटर देन जीरो। क्यों? क्योंकि P कांस्टेंट में PV इक्वल्स टू NRT से हमें पता चला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, V बढ़ रहा था तो T बढ़ेगा, तो DT ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसीलिए DQ जो हम लोग लिख रहे हैं NCPDT, ये BC में ग्रेटर देन जीरो होगा। ये तुरंत दिख के समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ AD में क्या होगा? DQ लेस देन जीरो होगा। क्यों? NCPDT, D से A में वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर भी कम हुआ होगा, P तो कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ DQ AB का क्या होगा? NCVDT, A से B में प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ा होगा तो DU जो है वो DQ जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा AB में। CD में यदि कोई पूछे DQ CD का क्या होने वाला है? लेस देन जीरो, क्योंकि C से D में NCVDT लिखते, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, P कम हुआ तो टेम्परेचर कम हुआ होगा तो DT लेस देन जीरो हो जाएगा, NCVDT भी लेस देन जीरो हो जाएगा। वर्क डन चाहिए तो वर्क डन एरिया इनसाइड द साइकिल हो जाएगा, क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा। तो ग्राफ देख के तुरंत कैसे बोला जाए, क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। एक था पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो गया था? PV टू द पावर x कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमने एक और पढ़ा है PV टू द पावर गामा कांस्टेंट, और उसमें जो DW आया था, याद करो क्या आया था? P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन गामा माइनस 1 आया था। तो जबकि वर्क डन DW हम क्या लिखते हैं? PdV, इंटीग्रेट करके यही आ जाएगा। रास्ता दूसरा था लाने का, लेकिन ये आया है, ये हमने याद किया हुआ है। नहीं याद किया हुआ है तो एडियाबैटिक में याद कर लेना। एडियाबैटिक में ये होगा तो इसके लिए भी DQ क्या ये DW क्या लिखने वाले हो? V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन क्या हो जाएगा? x माइनस 1। ये आप लिख सकते हैं NRT इनिशियल माइनस NRT फाइनल अपॉन x माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस x NRDT भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक माइनस ऊपर से भी कॉमन लेंगे DT लिखते वक्त, और एक नीचे से भी माइनस, ये NRDT अपॉन 1 माइनस x, ये DW आएगा। आपको यदि DW पॉलीट्रॉपिक में लिखना पड़े तो इन दोनों में से कोई एक रिलेशन यूज कर सकते हैं, चाहे ये चाहे ये चाहे ये चाहे ये। V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन x माइनस 1। DQ इक्वल्स टू, आप जानते हैं DU प्लस DW। DQ आपने लिखा था NCDT, DU आपने लिखा था NCVDT, और DW अभी अभी आपने लिखना सीखा है NRDT अपॉन 1 माइनस x। याद करिए NDT चला गया दोनों से, तो C के बदले क्या आ गया? C भी लिखते थे R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस x, ये हो गया C का वैल्यू। इस पे 5 स्टार दे दीजिए और इन्हें ध्यान रखिए। C का वैल्यू हो जाएगा R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस x, R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस x, गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस x। तो पॉलीट्रॉपिक जब भी कोई प्रोसेस हो, x कोई भी नंबर हो, तो C का वैल्यू ऐसे आप लिख सकते हैं, R बाय गामा माइनस 1 प्लस R बाय 1 माइनस x। सर बस और काफी है आज के लिए सर। गामा का वैल्यू 1 प्लस 2 बाई f आप जानते हैं। सर यस। ये यदि आपके सामने आ रहा है P इज P स्क्वायर कांस्टेंट, तो बताइए तो इस प्रोसेस का P क्या होगा? और ये हीलियम के लिए है प्रोसेस।
के लिए क्या होगा सी का वैल्यू, हीलियम के लिए है प्रोसेस Cp स्क्वायर्ड कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक ये है कि नहीं सोचते हैं? सर एक मिनट लास्ट में कर दो। हाँ, इसके बदले और सी क्या लिखते थे, आर बाय गामा माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स, आर बाय 1 प्लस 2 बाय 3 माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस 2 बाय 3। यहाँ पर चेक करिए 1 और 1 चला गया, सी का वैल्यू चला आएगा सी इक्वल्स टू आर बाय 2 बाय 3 प्लस आर बाय 1 बाय 3 सी आर बाय 2 प्लस 3 आर 9 आर बाय 2, ये सी का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से काम कर सकते हैं। पी और टी का जब प्रपोर्शन वाला रिलेशन हो, या पी टी या वी पी या पी, तो पी वी के फॉर्म में पहले आ जाइए और पी वी टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट से कंपेयर करके एक्स पता कर लीजिए और फिर ये वैल्यू लिख दीजिए। आप सर ये याद कैसे रखूं, आर बाय गामा माइनस 1 प्लस आर बाय 1 माइनस एक्स। तो ध्यान से देखिए, पी वी टू दी पावर एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट में एक्स के बदले गामा कर देंगे तो प्रोसेस हो जाएगा एडियाबैटिक, और एडियाबैटिक में सी 0 हो जाता है। देखिए ना, एक्स के बदले गामा रखने पर ये 0 आ जाएगा। पीवी टू दी पावर एक्स, पीवी टू दी पावर एक्स कांस्टेंट को पॉलीट्रॉपिक इसलिए कहते हैं, एक्स का वैल्यू 0 कर देंगे तो आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 कर देंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू गामा कर देंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट कर देंगे तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा। मतलब ये एक्स बदलते जाएंगे, ये अलग अलग प्रोसेस के बराबर होता जाएगा, इसलिए इसको पॉलीट्रॉपिक, बहुत उद्देश्यीय प्रक्रम कहते हैं, बहुत से उद्देश्य को पूरा करने वाला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये बहुत से प्रोसेस को अकेले समेट के रखा हुआ है। एक्स का वैल्यू 0 कर दीजिए पी कांस्टेंट आइसोबारिक, एक्स का वैल्यू 1 कर दीजिए पीवी कांस्टेंट आइसोथर्मल, एक्स का वैल्यू इनफाइनाइट कर दीजिए तो पी टू द पावर 1 बाय इनफाइनाइट वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो वो पी एक्स इनफाइनाइट करेंगे तो पी टू द पावर 1 बाय इनफाइनाइट 1 बाय 0 इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, पी टू द 0 1 वी कांस्टेंट आ जाएगा आइसोकोरिक। या तो x का वैल्यू गामा कर दीजिएगा, पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक हो जाएगा। तो आप इसलिए इसका नाम पॉलीट्रॉपिक रखते हैं। और c का वैल्यू क्या होता है, ऐसा होता है जिसमें तो c 0 आ जाएगा, c इक्वल्स टू r बाय गामा माइनस 1 प्लस r बाय 1 माइनस x। तो पॉलीट्रॉपिक में क्या क्या कर सकते हैं ये भी हमें देखने को मिल गया। v इक्वल्स टू k रूट t है। मोलर स्पेसिफिक हीट बताओ, ये प्रोसेस किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। मोलर स्पेसिफिक हीट कैसे सोचेंगे, तो v इक्वल्स टू k रूट t, v स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर t, v स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर t के बदले tv बाई nr, एक चला गया ये nr बाय k स्क्वायर p बाई v, v टू द पावर माइनस 1 इक्वल्स टू nr बाय k स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 1, x का वैल्यू आ गया माइनस 1। c इक्वल्स टू क्या लिखते, r बाय गामा माइनस 1 प्लस r बाय 1 माइनस x, r बाय 1 प्लस 2 बाय 5 माइनस 1 प्लस 1 बाय 1 माइनस 1। ये हो जाएगा 5r बाय 2 प्लस r बाय 2, ये 3r हो जाएगा c का वैल्यू। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आना शुरू हो गया? यस सर। यस सर। तो वृंदा आज का क्लास यहीं तक, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। आप लोगों का होमवर्क सर मैं एक आज मिनट रुक जाओ, लिखा ही नहीं है सर, अभी रुक जाओ। 1 मिनट नहीं, मैं 5 मिनट रुका हुआ हूँ, मैं तो जल्दी में हूँ ही नहीं। सर हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, आप लोग एंजॉय करिए।
होमवर्क आपका अगले हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। हैप्पी होली। अगले टर्न पे मैं पहले आपका मॉडर्न फिजिक्स वाला एक्सरसाइज 1 डिस्कस करूंगा, बाद में कोई काम करूंगा। सर सर, पूरी करनी है। और छुट्टियों में आपको थर्मोडायनामिक्स का मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। तो सर, छुट्टियों पहले में एक्सरसाइज 1 सर पूरी करनी है मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स की एक्सरसाइज 1 ही केवल नहीं करनी है, थर्मोडायनामिक्स का भी एक्सरसाइज 1 करना है। तो करीब 100, 150, 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, मजे से सर, करते रहिए। सर सर अभी मॉडर्न के रिलीज मैम से है। क्वेश्चन कर भी मॉडर्न के एक्सरसाइज 1 कर लीजिएगा, और लगे कि 1 कर लिया तो समझिए गंगा नहा ली, बहुत बड़ा काम हो गया। उसके बाद 2, 3, 4, 5 सर और थर्मो भी। ये कैसे गिर गई? और थर्मो में 2 शीट होंगी, एक तो हीट ट्रांसफर वाला होगा अलग, और एक थर्मोडायनामिक्स होगा। तो आप दोनों के 1 एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम आईआईटी का आपका है, टाइम भी आपका है। होली के रंगों से टाइम चुरा करके इन एक्सरसाइजों को बनाने की इस साल कोशिश करिए अभी सर 2-3 दिन में। सर हाँ, वो सर मैं घर पे जाना चाहता था सर। बहुत बढ़िया। तो घर पे भी आप बना सकते हैं, वहां भी बनाइए, कौन रोक लेगा। घर वाले भी बड़ा सपोर्ट करेंगे। और पवन खुश हो सर। जाएंगे। आपको पवन सर extra बहुत मिठाई पवन सर हो गए। आपको एक्स्ट्रा मिठाई खिलाई जाएगी। भाई ये बच्चा बड़ा मेहनत कर रहा है, इसको मिठाई खिलाओ एक्स्ट्रा। भैया भी खिलाएंगे, अपने हिस्से वाला मिठाई भी आपको खिलाएंगे कृष्णा, कि भाई को खिलाता हूँ। ये इस बार तो एकदम तोड़ फोड़ करके आने वाला है। ठीक है, तो घर पे भी आप पढ़िए, कोई नहीं रोक सकता आपको पढ़ने से। और पीडीएफ तो मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय, हम्म। हैप्पी होली। थैंक यू सर।